सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स बुक से आज हम लोग फिर से पावर शेयरिंग चैप्टर करने जा रहे हैं। इसकी ये तीसरी क्लास है और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बेल्जियम की डेमोग्राफी क्या थी। डेमोग्राफी कहते हैं कि एक एरिया में कितने लोग बसे हैं और कौन कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बेल्जियम की बात करी, श्रीलंका की बात करी। हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से श्रीलंका में जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने अपना डोमिनेंस स्थापित करने का कोशिश किया। नतीजा क्या हुआ कि सिविल वॉर हुआ। ठीक है, अब जो है वो हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम की क्या स्थिति थी। बेल्जियम में भी डाइवर्सिफिकेशन था। बेल्जियम में भी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग लोग थे, है ना। हम लोग बात करें तो बेल्जियम में जो है वो 59% लोग, ओवरऑल पूरा बेल्जियम को एक साथ ले ले तो पूरा ओवरऑल जो है वो 59% डच स्पीकिंग लोग थे, 40% जो है वो क्या थे, फ्रेंच थे और 1% जर्मन थे। ब्रुसेल उसकी राजधानी की बात करें तो उल्टा था, यानी कि मेजोरिटी जो है वो किसकी थी, फ्रेंच की थी, और जो माइनॉरिटी में थे वो कौन थे, डच थे। ठीक है, तो बेल्जियम में क्या हुआ। श्रीलंका में तो हम लोगों ने देखा कि जो एथनिक डाइवर्सिटी थी, है ना, लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी थी, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वॉर हुए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम की क्या स्थिति थी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम ने किस तरीके से इस स्थिति से निपटा, बेल्जियम कैसे इस स्थिति से निपटता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। देयर recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement that they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. तो बेल्जियम के जो नेता लोग थे इन्होंने श्रीलंका की तरह ऐसा नहीं किया। बेल्जियन लीडर्स जो थे वो काफी कंसिडरेट थे। इन्होंने एक डिफरेंट पाथ अपनाया और इन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस था, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इसको पहचाना। इन्होंने इस बात को माना, लीडर्स लोगों ने इस बात को माना कि हाँ, हमारे यहाँ जो है वो रीजनल मतलब क्षेत्रीय क्या है, विभिन्नता है, और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है, लोग अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले हैं, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, है ना। इस बात को उन्होंने माना और 1970 से 1993 तक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड हुआ। अमेंडमेंट की चर्चा हम लोगों ने करी है कि अमेंडमेंट का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है तो उसका एक सर्टेन नियम है, उस नियम के तहत क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है। तो मतलब जैसे कोई नियम हटाना, कोई नियम दूसरा ऐड करना, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट कहलाता है। कोई वर्ड को हटा देना, नया वर्ड जोड़ देना, वो सब अमेंडमेंट कहलाता है। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार क्या किया गया, चेंजेस लाया गया, ताकि सभी लोग जो है वो एक ही एरिया में अच्छे से रह सके। मतलब पॉलिसीज ऐसी बनाई गई, नियम कायदे ऐसे बनाए गए जो सबके हित में हो। ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी जो है वो नाराज हो किसी दूसरी कम्युनिटी से। और ऐसा प्रोविजन जब सबके लिए समान होगा तभी होगा। और प्रोविजन समान करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर से बदलाव करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो बेल्जियन लीडर्स ने जो है एक अलग पाथ अपनाया। उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस थी, कल्चरल डिफरेंसेस थी, डाइवर्सिटीज थी, इसको माना। 1970 से 73 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, अमेंडमेंट किया, ठीक है, उसमें संशोधन किया, ठीक है, और ताकि जो है वो सभी लोग जो है वो एक ही कंट्री में हंसी खुशी रह सकें। तो द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट, जिस तरह का इन्होंने अरेंजमेंट किया, जिस तरह के अरेंजमेंट करके जो हल निकाला इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए, वो काफी इनोवेटिव था और दूसरी कंट्री से क्या था, बिल्कुल अलग था। दूसरी कंट्री से क्या था, बिल्कुल अलग था। तो बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या थी, उसकी क्या खास बातें थी, इसको आपको पॉइंट वाइज समझना है। पॉइंट वाइज इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या अंतर लाया। 4 बार इन्होंने अमेंडमेंट किया ना, तो क्या क्या किया, किस तरह का मॉडल चेंज लाया, है ना, जो बाकी कंट्री से अलग थी और इनोवेटिव थी, इसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो पहला समझो,
Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Very important point कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बताती थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें जो मिनिस्टेरियल पोस्ट होगी, जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। गौर करो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो बनेगी, केंद्र सरकार की अगर बात करी जाए, जो अगर ब्रुसेल में बात करी जाए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, तो वहां पर भी क्या थी, डिफरेंसेस था। कितना था, 80-20 का था ना। हाँ, 80% फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकिंग थे। तो इन्होंने क्या किया, इस बात का ख्याल ना करते कि 80% तुम हो 20% हम, ऐसे बिल्कुल नहीं। और हम लोग पिछले दिनों हम लोगों ने बात करी थी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पूरे देश में बढ़ता है, पूरे देश को जब आप बांटते हो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उनसे जब एरिया के लोगों को आप, रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या करते हो, सरकार में शामिल करते हो, वही लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। स्टेट में क्या होता है, स्टेट को बांटा जाता है डिफरेंट रीजन में, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और फिर वो स्टेट असेंबली में स्टेट की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज का क्या बनते हैं, वो लोग हिस्सा बनते हैं। आई बात समझ में, हम लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रेस्क्राइब किया गया, लिखा गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी संख्या इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि 80% फ्रेंच है तो 80% वो रहेगा, 20% तुम ये रहोगे, ऐसा नहीं है। डच रहेंगे 20%, ऐसा नहीं, दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। आई बात समझ में, क्योंकि पूरे देश से चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ नियम बनाने के लिए यह तय किया गया कि हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लॉ के फेवर में हैं, इस बात की क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, तभी जाकर के ये कानून क्या होगा, पास होगा। Thus no single community can make decisions unilaterally। इस तरीके से कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है वो अपने मन का नहीं कर सकता था। यूनिलैटरली मतलब एक ही तरफ के झुकाव नहीं होगा, एक ही कम्युनिटी मिलकर कोई नियम नहीं बना सकता, दोनों का साथ चाहिए। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। तो प्रोविजन क्या बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो क्या रहेंगे, संख्या में बराबर रहेंगे। कुछ स्पेशल लॉ में जो है वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की क्या होगी, जरूरत होगी हर ग्रुप से। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप से, दोनों ग्रुप से क्या होगी, मेजोरिटी जब तक नहीं मिलेगी, मेजोरिटी में सहमति नहीं मिलेगी, तब तक वो लॉ पास नहीं होगा। इस तरीके से कोई एक कम्युनिटी जो है वो यूनिलैटरली डिसीजंस नहीं ले सकती थी। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत सारा पावर स्टेट को भी दिया गया। कौन कौन सा स्टेट था, फ्लैमिश और वालोनिया। ठीक है, तो बहुत सारा पावर जो है वो किसको दिया गया, स्टेट को दिया गया। सेंट्रल पावर जो है वो किसको दिया गया, स्टेट को दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से शासन चला सकती थी, ऐसा नहीं कि हर बात के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने बात करी ब्रुसेल में 80-20 का फर्क था, लेकिन फिर भी ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट बनी उसमें दोनों कम्युनिटीज के लोग जो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि 80-20 का था, 50-50 था। आई बात समझ में। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रुसेल जो है वहां पर जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी, वहां पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग बराबर संख्या में थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने जो है वो क्या किया, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। और जो फ्रेंच ब्रुसेल में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने भी क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बना ब्रुसेल में, स्टेट गवर्नमेंट बना, लेकिन तीसरा काइंड का भी गवर्नमेंट बना, और वो गवर्नमेंट क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बना, स्टेट गवर्नमेंट बना, और वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना, है ना। और दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, इसमें से जो कम्युनिटी के जो लोग थे, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, नो मैटर कहाँ रहते हैं वो,
इस गवर्नमेंट में क्या था, उनका हिस्सेदारी थी, इसमें इनका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था, और इस गवर्नमेंट के पास पावर थी डिसीजन लेने की, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज बेस्ड इश्यूज पर डिसीजन लेने की इनके पास पावर थी। किनके पास? कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट स्टाइल है, गवर्निंग स्टाइल है। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट, वाकई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो लोग बेल्जियम में रहते हैं उनके लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क्ड वेल सो फार, लेकिन जो भी अरेंजमेंट किया गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन अच्छा हुआ। इस अरेंजमेंट की वजह से सिविल वॉर तो नहीं हुई जैसा श्रीलंका में हुआ था। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major communities as a possible division of the country on linguistic lines। इससे ये भले ही थोड़ा पेचीदा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, लेकिन इसकी वजह से जो है वो सिविल वॉर नहीं हुआ। दोनों तीनों जितनी भी कम्युनिटीज थी, ये लोग अलग अलग कंट्री का लैंग्वेज के आधार पर डिमांड नहीं करने लगे। When many countries in Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। इनफैक्ट इतना अच्छा माहौल रहा, इतनी अच्छी गवर्नमेंट बनी यहाँ पर, इतना अच्छा सब, कहीं कोई सिविल वॉर नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, सबके हित का ख्याल रखा गया। तो जब जब बहुत सारी कंट्रीज यूरोप का जब एक साथ आए, यूरोपियन यूनियन बनाया इन्होंने, ईयू जिसको कहते हैं, न्यूज़पेपर में खूब लिखा रहता है ईयू, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन देशों का समूह, ठीक है। तो जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रुसेल को जो है वो एज ए हेडक्वार्टर चूज किया गया। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल में है। ये एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में कि ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल में। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो हम लोगों ने इन दोनों कहानियों को पढ़कर क्या सीखा? बेल्जियम की कहानी को पढ़कर और श्रीलंका की कहानी को पढ़कर क्या सीखा? दोनों जगहों पर डेमोक्रेसी है, दोनों जगह पर लोकतंत्र, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, शासन करने के लिए भेज रहे हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन दोनों में पावर शेयरिंग क्या है? डिफरेंट है। दोनों में क्या है? पावर शेयरिंग डिफरेंट है। बेल्जियम में जो है वो लीडर्स ने ये महसूस किया कि हाँ, हर लोगों की, हर कम्युनिटी की फीलिंग्स का, इंटरेस्ट का ख्याल रखना जरूरी है, और ऐसी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जो कि सबके हित का ख्याल रखे, है ना। ऐसा रियलाइजेशन, ऐसा अनुभव करना जरूरी है ना। ये एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट, जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट जो है वो पावर शेयरिंग में जरूरी है। इससे सब लोगों का भला होता है, सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं आती है, रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट का नुकसान नहीं होता, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन में सेटबैक नहीं आता। आई बात समझ में? पीछे नहीं चला जाता वो कंट्री का प्रोग्रेस। श्रीलंका में एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दिखाया गया। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टा। श्रीलंका में जो ये दिखाया गया कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी सिन्हाला की, वो अपना डोमिनेंस चाहती थी। डोमिनेंस मतलब मेरा प्रभाव ज़्यादा हो, मेरा वर्चस्व ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो नतीजा क्या हुआ? सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया? अपना डोमिनेंस स्थापित किया सरकार में भी, और जो तमिल लोग थे, तमिल स्पीकिंग लोग थे, इनको पावर शेयरिंग में क्या किया? हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण कंट्री की यूनिटी जो है वो क्या हो गई? खतरे में आ गई। आई बात समझ में? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्वेश्चन है वाई, क्यों जरूरत है? जरूरत आपके सामने अब तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर कंट्री को प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हो, कंट्री यूनाइटेड रहे ये देखना चाहते हो, तो पावर शेयरिंग जरूरत है, ठीक है। Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflicts often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation.
tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. तो इस तरीके से हम लोगों ने दो कारण समझा, टू सेट्स ऑफ रीजन जाना कि पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है। पहला, पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती, सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं आती जैसा स्थिति श्रीलंका में हो गया था। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के से क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, वायलेंस होता है, हिंसा बढ़ती है। पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है, सरकार में स्थिरता बनी रहे, सरकार स्थिर रहे, इसके लिए क्या है, जरूरत है। इनफैक्ट आपको पिक्चर में दे रखा है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, इसमें दो स्टेयरिंग दिया रखा है कि दोनों मिलकर के सरकार चलाते हैं। जहाँ जरूरत पड़े हम लोग सब सारी कम्युनिटी मिलकर क्या करेंगे, मिलकर सरकार चलाएंगे। तो क्या समझा आप लोगों ने कि दो कारण दिया गया पावर शेयरिंग की आवश्यकता पर, क्यों पावर शेयरिंग को हमें फेवर करना चाहिए। पावर शेयरिंग जो है हमें क्या क्या कर, पावर शेयरिंग अच्छा है, ये जो है वो पॉसिबिलिटी को रोकता है, इस पॉसिबिलिटी को रोकता है कि लोग आपस में लड़े नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए क्या होती है, पावर शेयरिंग की जरूरत है। पावर शेयरिंग अच्छा है ना, ताकि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब मेजॉरिटी चाहे कि हम अपना इच्छा माइनॉरिटी पर थोप दें, इससे बस नहीं है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी चाह रही है कि माइनॉरिटी पर अपना इच्छा थोप दें। नतीजा क्या होता है, ये हो सकता है कि अट्रैक्टिव ऑप्शन लगे, लेकिन ये बड़े कम समय के लिए होता है। शुरुआत में देखा ना आप लोगों ने कि किस तरीके से शुरुआत में श्रीलंका में पॉलिसी बनाई जा रही थी, लोग केवल विरोध कर रहे थे और लास्ट में सिविल वॉर हो गया, लोग अलग कंट्री की डिमांड करने लगे, ठीक है। तो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, मेजोरिटी कम्युनिटी का माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अपना हक जता लेना, अपनी इच्छाओं को थोप देना, थोड़े समय के लिए फायदेमंद हो भी सकता है, अट्रैक्टिव हो भी सकता है, बट लंबे समय के लिए ये नहीं है, ये देश की एकता को तोड़ता है। टिरानी, टिरानी का मतलब होता है कि बिना जिस पर कोई उंगली ना उठाए, है ना। तो ये टिरानी ऑफ द मेजोरिटी है वो न केवल ऑपरेसिव है माइनॉरिटी के लिए, बल्कि मेजोरिटी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पर जुल्म करोगे तो केवल आप ही जुल्म करोगे और दूसरे जिस पर जुल्म कर रहे हो वो चुप हो जाएंगे, माइनॉरिटी भी क्या करेंगे, पलट कर जवाब देंगे, और इसका मतलब ये होगा कि आपका भी नुकसान होगा। तो जब मेजोरिटी अपनी इच्छाओं को थोपती है माइनॉरिटी पर और उसके प्रति हिंसा करती है, तो बदले में जवाब में उनको भी हिंसा झेलना पड़ता है, जिससे दोनों ही कम्युनिटी को नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक कम्युनिटी को नुकसान होगा, दोनों ही कम्युनिटी को नुकसान होगा। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा कारण समझो कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। एक आत्मा को शरीर से निकाल दो वो यूजलेस हो जाता है, अगर पावर शेयरिंग को आप डेमोक्रेसी में से निकाल दो, यूनिटी पे खतरा आ जाएगा, सिविल वॉर के चांसेस आ जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की क्या है, आत्मा है। A democratic rule involves sharing powers with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. डेमोक्रेटिक रूल में इस बात को शामिल किया जाता है, पावर शेयरिंग को शामिल किया जाता है, जो जैसे कोई पॉलिसी बनी, तो पॉलिसी बनी, इसको ऐसे समझो, ये लाइन हो सकता है समझ में ना आए आपको, किताबी लाइन। जैसे आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाते हो उस कम्युनिटी के लोगों को भी सरकार बनाने में आप सरकार जो बनती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी में आप शामिल कीजिए, क्योंकि वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताएगा कि इस कम्युनिटी की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जरूरी नहीं है कि आपके नज़र में जो अच्छा है वो दूसरे के नज़र में भी अच्छा हो। आई बात समझ में। तो डेमोक्रेटिक रूल जो है उसमें पावर शेयरिंग इन्वॉल्व है, और इनमें वो लोग भी हैं इन्वॉल्व जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, और पॉलिसीज बनाते हैं तो उनमें उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनके लिए नियम बनाया जा रहा है। आई बात समझ में। तो जिसके लिए आप नियम बना रहे हो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आप लॉ मेकिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनाओ, ठीक है, ये जरूरी है। पावर शेयरिंग का ये डेमोक्रेसी की ये आत्मा है, ये बात जो है कि रिप्रेजेंटेटिव को भी पॉलिसी मेकिंग में आप पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज का हिस्सा बनाओ, ये क्या है, डेमोक्रेसी की आत्मा है, ये क्या है, पावर शेयरिंग का एक टाइप है। आई बात समझ में। लोगों को अधिकार है कि उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए,
कि उन पर शासन कैसे चलाई जाए। आप शासित होना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई ताकतवर इंसान शासन चलाने वाला आप पे शासन चलाए, लेकिन कैसे शासन चलाए? क्या आपका शासन, क्या वो शासन चलाए तो शोषण करे, आपके हित का ख्याल नहीं रखे? नहीं, लोगों को अधिकार है कि जिस जैसा किस तरह का गवर्नमेंट वो चाहते हैं, किस तरह की गवर्निंग वो चाहते हैं, किस तरह का शासन चाहते हैं, इसके लिए उन्हें कंसल्ट किया जाए। यानी कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी एस्पिरेशंस को ये सरकार तक पहुंचाए, और जो पॉलिसी, जो नियम बनाई जा रही है वो इनके हित में हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या है कि डेमोक्रेसी की आत्मा है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate government का मतलब वो होता है जहाँ पे citizens जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, गवर्निंग में क्या करते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आई बात समझ में? कैसे हिस्सा बनते हैं? अपने लोगों में से कोई खड़ा होता है, हम लोग उसको चुनते हैं, उस गवर्नमेंट में लॉ मेकिंग अथॉरिटीज में, पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज का हिस्सा बनते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। चलिए, पहला जो रीजन हम लोगों ने देखा कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है पावर शेयरिंग, है ना, ये इसको प्रूडेंशियल मान लीजिए, और सेकंड को मोरल। ऑब्वियसली नैतिक है ये, हम जिसके लिए नियम बना रहे हैं उससे कंसल्ट ही नहीं करेंगे तो फिर ये तो अनैतिक है ना। किस तरह का नियम बनाया जाना चाहिए? अब मान लो किसी नियम बनाने से किसी कम्युनिटी को खास नुकसान होता है तो बेहतर है कि उस कम्युनिटी के लोगों को का भी राय जाना जाए। तो पहला जो सेट ऑफ रीजन दिया गया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये प्रूडेंशियल रीजन है, और दूसरा जो है वो क्या है, मोरल रीजन है। व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। हालांकि प्रूडेंशियल रीजन जो है वो इस बात पर बल देता है कि पावर शेयरिंग से जो है वो बेटर आउटकम्स आएगा, बेटर रिजल्ट्स आएगा, जबकि मोरल रीजन इस बात पर जोर देता है, मोरल रीजन एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। जबकि ये जो पावर शेयरिंग जो है, मोरल रीजन जो है वो ये बताता है कि पावर शेयरिंग कितना वैल्यूएबल है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को ये नोटिस करता है। आई बात समझ में? और ये जो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो ये स्टेबिलिटी है उसको फोकस करने का काम पहला जो प्रूडेंशियल रीजन है वो करता है। तो रीजन को दो भागों में बांटा गया, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। प्रूडेंशियल क्लियर है? प्रूडेंशियल दैट मीन्स इट्स टोटली अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो सेकंड है मोरल है, मोरल मीन्स क्या, जो नैतिक होना चाहिए। हम आपके लिए नियम बना रहे हैं तो एक बार आपसे कंसल्ट कर लें कि हाँ भाई हम आपके लिए नियम बना रहे हैं, ये नियम बना सकते हैं, आपके लिए हक में, आपको कुछ कहना है तो हाँ, लोगों से जानकारी ले करके, लोगों के हित का ख्याल रखते हुए, लोगों की इच्छाओं को समझते हुए ये नियम बनाया गया जो मोरल है। तो रीजंस जो है पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है, इसके रीजंस को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, प्रूडेंशियल और मोरल। तो चलो यहाँ पर आज हम लोग क्लास को रोकते हैं, अगले दिन में हम लोग जो है वो इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, रिवाइज करो, कोई दिक्कत हो तो बोलो।